हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट किस तरीके से होता है और लाइफ साइकिल इन्वेंट्री के थ्रू हमने इसको एक तरीके से शो किया है टेबल में। सो स्पेसिफिकली ये जो फोकस कर रहा है, ये फोकस कर रहा है जो एयर से एमिशन रिलीज हो रहा है वहाँ से, एयर एमिशन एंड वाटर एमिशन। सो एयर से जो एमिशन रिलीज हो रहा है, वाटर से जो एमिशन रिलीज हो रहा है, तो इन्वायरमेंट में एयर से वाटर से जो एमिशन रिलीज हो रहा है उनको डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट कैटेगरी में डिवाइड किया है एंड देन उसको हमने कैलकुलेट किया है कि किस एरिया में कितना इम्पैक्ट हो रहा है। सो बेसिकली इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब किस एरिया में, जैसे कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल या क्लाइमेट चेंज पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, एसिडिफिकेशन पोटेंशियल कितना हो रहा है, यूट्रोफिकेशन कितना हो रहा है। सो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में हम इसको देख रहे हैं। ओके, इससे पहले अगर आपको हमने ये पढ़ा था इम्पैक्ट असेसमेंट, तो हमने यहाँ पे देखा था कि हम इम्पैक्ट कैटेगरीज एक तरीके से सेलेक्ट करते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में हमने बात की है, इम्पैक्ट असेसमेंट, लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसमें मैंडेटरी एलिमेंट थे कुछ, है ना। सबसे पहला ये था सिलेक्शन ऑफ इम्पैक्ट कैटेगरी, मतलब हमें सेलेक्ट करना था कि किस कैटेगरी में हम इम्पैक्ट को पढ़ रहे हैं या क्वांटिफाई कर रहे हैं या एनालिसिस उसका कर रहे हैं। अब इम्पैक्ट कैटेगरी मतलब कि वो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, या फिर यूट्रोफिकेशन की कैटेगरी में आप देख रहे हो, किस कैटेगरी में। देन असाइनमेंट ऑफ एलसीआई रिजल्ट टू इम्पैक्ट कैटेगरी, कि जो लाइफ साइकिल इन्वेंटरी का जो रिजल्ट आया है कितना इम्पैक्ट हो रहा है किस इम्पैक्ट कैटेगरी पे, वो हम क्लासीफाई करते हैं। सो दिस टेबल इज समथिंग रिलेटेड टू दैट थिंग ओनली। सो ये टेबल उसी से रिलेटेड है। सो आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें मेंशन है, 3 इम्पैक्ट कैटेगरी हमें मेंशन है यहाँ पे। पहली इम्पैक्ट कैटेगरी है GWP, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब क्या बताता है? इट बेसिकली मेजर द इम्पैक्ट ऑफ एमिशन इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल या ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। सो बेसिकली ये मेजर करता है कि जो एमिशन हो रहा है, सो हम उसे CO2 की टर्म्स में, CO2 इक्विवेलेंट की टर्म्स में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। CO2 इक्विवेलेंट की टर्म्स में हम उसको मेजर करते हैं। सो उसकी टर्म्स में हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिफिकेशन पोटेंशियल। सो AP इज बेसिकली व्हाट, कि ये कैलकुलेट करता है दैट काइंड ऑफ एमिशन जो कि एसिडिफिकेशन को इंक्रीज कर रहा है, एसिड को एक तरीके से इंक्रीज कर रहा है, चाहे वो एसिड रेन हो या वाटर में एसिड की फॉर्मेशन, कार्बोनिक एसिड फॉर्म होना हो या सल्फ्यूरिक एसिड या निट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो। तो जो भी एमिशन एसिडिफिकेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एसिडिफिकेशन को किसके रिस्पेक्ट में मापा जाता है या किसके इक्विवेलेंट उसको मापा जाता है, तो एसिडिफिकेशन को SO2 के इक्विवेलेंट उसको मेजर किया जाता है। मतलब हम बेस जो लेंगे वो SO2 लेंगे और उसको इक्विवेलेंट रख के हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारे पास फिर EP। EP इज यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल। अब यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल जो है ये इवेल्युएट करता है द इम्पैक्ट ऑफ एमिशन ऑन न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन वाटर बॉडीज। सो वाटर बॉडीज में जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो रहा है, चाहे वो नाइट्रोजन की वजह से हो या फॉस्फोरस की वजह से हो या किसी अदर न्यूट्रिएंट की वजह से हो, तो जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो रहा है उसको मेजर किया जाता है यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल की टर्म्स में। अब यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल को जो हम जिसके बिहाफ पे मेजर करते हैं, जिसको इक्विवेलेंट लेके मेजर करते हैं, दैट इज PO4। सो PO4 को इक्विवेलेंट लेके हम न्यूट्रिएंट यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। सो यहाँ पर ये जो टेबल है इसी में हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। लाइफ साइकिल इन्वेंट्री बेसिकली मतलब हम एक तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं कि इनपुट कितना दिया और आउटपुट निकल के क्या आ रहा है। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि ये LCI है बेसिकली, कि इनपुट हम मतलब एमिशन, इनपुट हम क्या दे रहे हैं और उसका एमिशन हो रहा है। जैसे ये एमिशन टू एयर, एमिशन टू वाटर, तो हमने क्या किया, LCI प्रिपेयर की, यानी कि लाइफ साइकिल इन्वेंट्री प्रिपेयर की, जो कि हम इनपुट टू द आउटपुट की एक लिस्ट तैयार करके देखते हैं। फिर हमने इसका क्या किया, LCI यानी कि लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि किस एरिया में या किस इम्पैक्ट कैटेगरी में कितना उसका इम्पैक्ट हो रहा है। सो इसको एक बार पढ़ते हैं कि क्या ये बता रहा है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी चीज़ें एक तरीके से मेंशन है, द थिंग दैट आर मेंशन हियर आर एलसीआई में दीज आर सम गैसेस जो कि जब हमने कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की या प्रोडक्ट बनाया तो वहाँ से एमिशन रिलीज हुआ एयर में। तो एयर में मान लीजिए CO2, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, NOx यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड और HCl। सो ये सब जो गैसेस हैं वो एक तरीके से गैशियस फॉर्म में रिलीज हुई एयर में। ओके, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में जो रिलीज हुआ है वो है PO4 एंड NH3। तो ये न्यूट्रिएंट की फॉर्म में वाटर में गए तो ये वाटर में रिलीज हुए। अब इसमें से हमें कैटेगराइज करना है या इसमें से हमें देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कौन कौन से जो गैसेस हैं या कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट हैं वो दोनों से, एयर से भी और वाटर से भी, कौन कौन से जो भी न्यूट्रिएंट है या कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में एक तो CO2 कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट हमारा जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में वो CO कंट्रीब्यूट करेगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज बेसिकली कि जो गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि वो सन की जो हीट है उसको ट्रैप करेंगी और जो वो ट्रैप होगी तो जो अर्थ है उस पर हीट बढ़ जाएगी। दैट इज बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब एक जो गैस है, एक गैस का मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा सन की हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, दैट इज देयर पोटेंशियल। वो पर्टिकुलर गैस का पोटेंशियल होगा। तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी इस कैटेगरी में इम्पैक्ट को बढ़ाएंगी। तो CO2, CO एंड CH4, तो ये तीन गैसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करेंगी। इनका कुछ ना कुछ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, मतलब ये कुछ ना कुछ अमाउंट तक, कुछ ना कुछ हद तक क्या करती है, हीट को ट्रैप करती हैं और सन इनकी हीट को ट्रैप करके अर्थ को क्या करती हैं, हीट अप करती हैं। सो दैट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। फिर अगर हम एसिडिफिकेशन की बात करें तो एसिडिफिकेशन में जैसे SO4 है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं और HCl है। तो ये तीन जो एक तरीके से चीज़ें हैं, तीन जो गैसेस हैं, ये एसिडिफिकेशन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। किस तरीके से कर रही हैं, देखिए, जो पानी है, पानी के साथ, वाटर के साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी तो क्या फॉर्म करेगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा। ऐसे ही जब पानी के साथ, जैसे सपोज करो हमारा जो एयर है वहाँ पे SO2 की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो जब बारिश होगी तो पानी जो है वो रिएक्ट करेगा SO2 से, गैस से रिएक्ट करेगा, और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक दैट, इट इज़ अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इट इज़ अ ड्रॉप ऑफ वाटर और एयर में SO2 है ना। तो जैसे ही SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये वाटर की pH को बदल देगी, मतलब उसकी pH को कम कर देगी, लो कर देगी 7 से। तो 7 से pH जब लो हो जाएगी तो वाटर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो जब ये वाटर धरती पे आएगा, ग्राउंड पे आएगा, तो ये एसिडिक फॉर्म में आएगा। सो दिस इज द थिंग। उसी तरीके से, तो इसीलिए एसिडिक पोटेंशियल हम इसका बोल रहे हैं, एसिडिफिकेशन पोटेंशियल। उसी तरीके से अगर हम NOx की बात करें, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें, तो उसी तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NOx भी रिएक्ट करते हैं वाटर से, और जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, HNO3। तो जब नाइट्रिक एसिड बनेगा तो उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड है क्योंकि, तो pH क्या होगी, कम होगी वाटर की, pH कम हो जाएगी, तो जब ये अर्थ पे आएगा वाटर तो ये एसिडिक वाटर होगा, यानी कि इसका एसिडिफिकेशन पोटेंशियल होगा कुछ, क्योंकि इसकी pH कम है। सिमिलरली दैट केस विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि HCl जब पानी से मिलेगा तो वो अल्टीमेटली वाटर की pH को लोअर डाउन कर देगा, बहुत कम कर देगा, क्योंकि HCl का जो यू कैन से एसिडिफिकेशन पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। HCl इज़ वेरी एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। सो इसलिए इसका भी एसिडिफिकेशन पोटेंशियल होगा कुछ, और ये क्या करेगा, एसिड में एक तरीके से कंट्रीब्यूशन देगा, यानी कि एसिडिफिकेशन एसिड में कंट्रीब्यूशन देगा कहीं ना कहीं, इन्वायरमेंट में एसिडिफिकेशन पोटेंशियल को, एसिड को एक तरीके से इंक्रीज करेगा। सो एसिडिफिकेशन पोटेंशियल में ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल। अब यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल मतलब इन सब चीज़ों को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिडिफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है, तभी आपको पता होगा कि कौन सी गैसेज हैं या कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो इनमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
अब अगर हम यूट्रोफिकेशन की बात करें तो यूट्रोफिकेशन को बोला जाता है एजिंग ऑफ लेक। मतलब टाइम के साथ साथ जो लेक है वो एज करती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट उसमें हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम होती है उसमें, प्लांट ग्रोथ होती है और वो सब चीज़ें उसमें होती हैं। सो ये नेचुरली भी हो सकता है, बट ये ट्रिगर होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से भी। अगर हम नेचुरली और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी दोनों में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से होता है। बहुत जल्दी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट रिलीज़ की जाते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है वाटर में। अगर इसके बारे में जानना है तो इस पर एक सेपरेट वीडियो है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन किस वजह से होता है, एनोक्सिक, हाइपोक्सिक और एरोबिक कंडीशन क्या होती है वाटर में, वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो पिन कर दूंगी आई बटन में, यू कैन क्लिक एट हेयर एंड यू कैन चेक दैट वीडियो, ताकि आपको अच्छे से बैकग्राउंड क्लियर हो जाए यूट्रोफिकेशन का, और अभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या होता है यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल और किन किन न्यूट्रिएंट की वजह से वो होगा। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। यूट्रोफिकेशन जो है वो बेसिकली ना दो न्यूट्रिएंट की वजह से होता है, नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस। तो पानी में जब नाइट्रोजन और फोस्फोरस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। अब ये यहाँ से अगर हम एयर से बात करें तो ये NOx यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होगा। जब वो पानी में घुलेंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देंगे, तो उससे उसमें न्यूट्रिएंट की जब अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो एल्गल ब्लूम या प्लांट ग्रोथ बढ़ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली केस विद द जब PO4 फॉस्फेट के जो आयन है जो वो पानी में जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, यूट्रोफिकेशन करेंगे। उसी तरीके से अमोनिया NH3, तो यहाँ से भी नाइट्रोजन जब पानी में जाएगा तो वो क्या करेगा, यूट्रोफिकेशन कोज करेगा। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी कि किस तरीके से ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमने देखा कि किस तरीके से कौन सा न्यूट्रिएंट क्या कोज कर रहा है। सो आई होप आपको इम्पैक्ट कैटेगरी और कहाँ से क्या एमिशन रिलीज हो रहा है, किस इम्पैक्ट कैटेगरी पे वो प्रभाव डालेगा, अफेक्ट करेगा, वो आपको क्लियर अच्छे से हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसका LCIA। अब हमने ये तो देख लिया कि ये जो इनपुट दिया गया है तो आउटपुट कैसे इसका निकलेगा और किस इम्पैक्ट कैटेगरी में क्या इम्पैक्ट डालेगा, तो वो तो हमने पढ़ लिया है। तो आइए अब पढ़ते हैं LCIA। इसका इन लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे करेंगे, हम असेस कैसे करेंगे कि कितना इम्पैक्ट इसका हो रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे ना कुछ इक्विवेलेंट लिए हैं, इक्विवेलेंट मतलब इनके रेस्पेक्ट में इनको एक तरीके से बेस मान के हम मेजर करेंगे। तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं। सो सबसे पहला हमारा 1.3 kg CO2 इंटू 1। ठीक है, तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अगर हम CO2 का देखें सो दैट इज 1, उसको हम 1 लेते हैं क्योंकि इसको बेस मान रहे हैं तो उसका 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है केजी 1 kg ऑफ CO2 इक्विवेलेंट 1 kg होगा। CO2 इक्विवेलेंट 1 kg का एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 होगा। बट अगर हम 1 kg CH4 का देख रहे हैं तो 1 kg CH4 का होगा 25 से 30 kg। ये हम CO2 के इक्विवेलेंट, इसलिए CO2 इक्विवेलेंट है, CO2 के रेस्पेक्ट में इसको माप रहे हैं कि CO2 के कंपैरिजन में 1 किलोग्राम CH4 का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा वो 25 से 30 kg होगा, ये बोला गया है। नो, 1 kg ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू 1 kg जो CH4 होगा उसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा वो 20 to 30 kg ऑफ CO2 के इक्वल होगा, ये बोला गया है। सॉरी फॉर दैट, मैं इसको एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट इज समथिंग जिसको हम बेस मान रहे हैं और अब इससे के कंपैरिजन में हम दूसरी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको एक तरीके से बेस ले रहे हैं, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। सो अगर हम 1 kg CH4 का देखें तो 1 kg CH4 का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा वो CO2 के 20 to 30 kg CO2 के इक्वल होगा। मतलब कि अगर हम 20-30 kg CO2 लेते हैं तो जितना उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा उतना 1 किलोग्राम CH4 का होगा, ये बताया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि CH4 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना ज़्यादा होगा CO2 के कंपैरिजन में, इसलिए हम CO2 का इक्विवेलेंट ले रहे हैं, एक बेस हमने लिया। फिर उसी तरीके से CO का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा वो अगर हम 3 किलोग्राम CO2 लेते हैं सो वो 1 किलोग्राम CO के इक्वल होगा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के टर्म्स में।
तो 3 किलोग्राम CO2 का जितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा उतना 1 किलोग्राम CO का होगा। सो ये चीज़ बताई गई है। फिर नेक्स्ट उसी तरीके से एसिडिफिकेशन पोटेंशियल देखते हैं। सो एसिडिफिकेशन पोटेंशियल में इसको हम NOx के टर्म्स में मेजर करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के टर्म्स में मेजर करते हैं। तो जितना 1 किलो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा तो उतना 0.7 इट इज़ इक्वल्स टू 0.7 kg ऑफ SO2। तो अगर हम 0.7 kg SO2 लेते हैं तो वो 1 kg ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड के एसिडिफिकेशन पोटेंशियल के बराबर होगा। सो यस, हाँ, इसको हम SO2 की टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, बेसिकली सल्फर के ऑक्साइड की टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम 1 किलोग्राम NOx लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू 0.7 kg ऑफ SO2। उसी तरीके से अगर हम 1 किलोग्राम HCl लेते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.88 kg ऑफ SO2। सो इस तरीके से मेजर कर रहे हैं हम। यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल हम करते हैं फॉस्फेट आयन के टर्म्स में या फॉस्फेट के टर्म्स में। सो अगर हम 1 किलोग्राम अमोनिया लेते हैं सो वो इक्वल होगा 0.33 kg ऑफ PO4 के। अगर हम 1 किलोग्राम नाइट्रोजन के ऑक्साइड लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 0.13 kg ऑफ PO4। सो दिस इज द बेसिकली होल थिंग। ये गिवन है यहाँ पे कि किसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, किसका एसिडिफिकेशन पोटेंशियल है, किसका यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल कितना होगा इक्विवेलेंट के टर्म में। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको जो भी दिए गए हैं इक्विवेलेंट है इन कैटेगरी के, जो भी यहाँ पे कैटेगरी मेंशन है इन कैटेगरी के ये इक्विवेलेंट है। सो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी मेंशन किया गया है, जो भी जितना भी उसका अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट, उसको लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CO2 का जो इनिशियल अमाउंट है वो कितना दिया गया है, अमाउंट जितना वो रिलीज हुआ है एयर में। सो 1.3 ये रिलीज हुआ है एयर में। बट हम किसके इक्विवेलेंट इसको मेजर करें, अगर हम इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखें तो इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो 1 होता है। सो जितना इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है प्लस जितना ये रिलीज हुआ है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम देखें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में 3 गैसेस थी, CO2, CO और CH4। तो यहाँ पे हम इनका वेट रख रहे हैं कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट हैं एयर में। तो जैसे 3 kg अमाउंट में प्रेजेंट है एयर में, बट CO का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कितना है, CO का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है दैट इज 3 kg, CO2 इक्विवेलेंट के 3 kg में है, ठीक है। सो इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 3, तो जो भी आंसर आएगा। एंड देन उसी तरीके से CH4 कितनी अमाउंट में, 6 kg अमाउंट में है CH4। इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अगर हम यहाँ पे देखेंगे CH4 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, इट इज़ मेंशन हियर 25-30 के अराउंड, आप कुछ भी रख सकते हैं 25। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 160.3 kg CO2 इक्विवेलेंट, क्योंकि हम CO2 के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं तो इतना इसका वेट आ जाएगा, इतना ये CO2 इक्विवेलेंट आ जाएगा जब आप इसको ऐड ऑन करेंगे। ओके, सो उसी तरीके से जब हम इस तरीके से हम इसको भी मेजर करेंगे, यहाँ पे एसिडिफिकेशन पोटेंशियल SO2, NOx और HCl की वजह से हो रहा है, तो इनका अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेस्पेक्टिव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, सॉरी एसिडिफिकेशन पोटेंशियल जो कि यहाँ पे मेंशन है, कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली हम वाटर के केस में यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल निकालेंगे, जितना भी अमाउंट दिया गया है मल्टीप्लाई बाई जितना भी इनका यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कैरेक्टराइजेशन। एंड जब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो LCI में जो एक तरीके से फाइंड आउट किया है हमने, CO2 के इक्विवेलेंट में इतना अमाउंट, इतना kg ऑफ इक्विवेलेंट हमारा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आया है सारी गैसेस का, इतना हमारा एसिडिफिकेशन पोटेंशियल आया है और इतना हमारा क्या आया है, यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में या डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट कैटेगरी में कितना इम्पैक्ट होगा उनके रेस्पेक्टिव इक्विवेलेंट की टर्म्स में। So this is what it is saying. I hope I am able to make you understand this concept, how we can calculate, how we can make the LCI, and how we can calculate the things from LCI, and what is that life cycle impact assessment. So this is it in this video. Thank you for listening me so patiently. And if you have any query, please feel free to ask me in the comment section. I will be more than happy to cater that.
थैंक यू।